पहले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का पहला प्रश्न क्या लिया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इस शब्दों से। करें कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आखिर कौन से शब्दों से भारत के संविधान का स्टार्टिंग किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, जिसलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक गणराज्य। लोक गणराज्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले उन सभी का प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया, जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोगों से कि सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि भारत एक निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि
तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या हो जाएगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत का संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। 13 का आ जाएगा आप सभी का हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है। ठीक है ना। चलिए अभी आप सभी के आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को बिना स्किप के ध्यान से जरूर समझिएगा, क्योंकि आने वाला प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी, यानी कि चीन की क्रांति 1912 में जो हुई थी चीन की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों पर हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो 16 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में
कौन सा कथन सही है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? कह रहे कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो 18 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी को। राजनीतिक राजतंत्र को, आर्थिक लोकतंत्र को और सामाजिक राजतंत्र को अपनाया गया, स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता के हाथों में निहित होता है। जनता में निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। 21 का हो जाएगा ए, यानी कि आप सभी के प्रस्तावना में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है, किसकी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल अधिकारों के अध्याय में इसकी व्याख्या किया। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल अधिकार राजनीतिक निर्देश सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर कि संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और इंडिया। भारत और इंडिया को उल्लेखित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो 25 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला प्रश्न कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आप सभी के हो जाएंगे भारत की जनता। 26 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि भारत की जनता में निहित हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए तो आप लोगों से किस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है
कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ओजोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फोर्थ नंबर। यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अत्यधिक कठोर होता है? तो 5 का हो जाएगा ए यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर बनता है। कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की बात करते हैं तो 7 का हो जाएगा सी यानी कि बेंगलोर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है? जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है? 1 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड या 3 सेकेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि 1 सेकेंड के लिए रुकती, ठीक ना। 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है। गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
करे कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो 10 का हो जाएगा बी यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होता है, क्या होते हैं? आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो 11 का हो जाएगा ए यानी कि उच्च होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उच्च होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं उसे? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल और क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है तो ये 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 15 नंबर की अदिश राशि है। अदिश राशि किसकी हो जाएगी? तो 15 का हो जाएगा बी यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है ना, ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो कौन सी है जो कि अदिश राशि है? 16 का जगह सी यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा है किसका हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में लेंस की एसआई इकाई क्या होती है? तो 18 का हो जाएगा डी यानी कि डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो 19 का हो जाएगा बी यानी कि एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न की ज्योति तीव्रता मात्रक है। आप सभी के मात्रक और एसआई पद्धति से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला का हो जाएगा। 21 का हो जाएगा बी यानी कि कैंडेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वैटिक एवं वेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है?
तो 23 का हो जाएगा डी, यानी कि लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 24 नंबर कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का, 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइटोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। 25 का हो जाएगा ए, यानी कि ल्यूवेन हॉक ने लगाया था, ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। परमाणु ऊर्जा का संगठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो 18 मई 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बने प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक वो उल्टा होता है ना, वास्तविक और उल्टा। अगला है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था। तो ये हो जाएंगे आप सभी के जॉन ई साल्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन सी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।